हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीस। आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो द्विघात समीकरण होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे भाई? मूलों की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे। ऐसा पहली बार वीडियो देखेंगे कि इतनी गहराई से बताएंगे, एक एक चीज को हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद में इसमें कौन सा सूत्र का यूज करके हम बिना मूल ज्ञात किए यानी यक्स के मान बिना ज्ञात किए उनके बारे में बता देंगे। बिना मूल ज्ञात किए उनके बारे में हम बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे। मूल का प्रकृति का मतलब, नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब जो द्विघात समीकरण होती है उसके दो मूल होते हैं। ठीक, तो बिना द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किए किसी एक सूत्र के माध्यम से हम बता सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। अर्थात मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक। पहली बात, वास्तविक काल्पनिक जो संख्याएं होती है ना, मूल होंगे वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वास्तविक होंगे तो बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे, और वास्तविक होंगे समान होंगे या असमान होंगे, ये चीज। और तीसरी बात, मूल समान होंगे या असमान होंगे, फिर भी जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे या अपरिमेय। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और आज ऐसा आपको हम सिखा देंगे कि जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते, ये हमारा वादा है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो भाई, द्विघात समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो द्विघात समीकरण कहलाएगी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति के बारे में सीखने से पहले हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उस सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो वो सूत्र होता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं। इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। विविक्त कर हिंदी में लिखते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। 60 में से डी से दिखाते हैं। विविक्त कर डी बराबर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे। मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, और वास्तविक होंगे तो समान होंगे या असमान होंगे, और असमान होंगे तो परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आपको हम पूरी बात सिखा देंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आए तब भी कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। तो आइए समझते हैं। तो ये विविध कर डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां ए बी सी जो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण की अचर राशियां हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर फार्मूला होता है। इसको डायरेक्ट डी बराबर भी लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है डी का। ठीक है, तो हम डी का फार्मूला तो द्विघात समीकरण से डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई द्विघात समीकरण दी होगी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये देखो द्विघात दी है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे a बराबर, आपसे पूछा जाए 2। कैसे? हमने बताया है कि जो x स्क्वायर होता है उसका गुणांक मैंने जो गुणे में अंक लिखा है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है। तो b बराबर कितना है, 5। जो अचर पद लास्ट में लिखा है वो कितना है, c बराबर 3। तो पहले a b c का मान निकाल लेंगे, फिर वहां से जैसे इसमें हम देखते हैं d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखो d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना रखेंगे भाई, 5 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 4 गुणे a की जगह 2 गुणे c की जगह 3, हल्का लो 5 25, 4 दूना 8, 8 3 24। तो भाई 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो d का वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो इस हिसाब से जो द्विघात समीकरण दी होगी उससे हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले a b c का मान निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे d का मान, सबके मान पुट कर देंगे, और मान पुट करके बाद उसको सरल कर लेंगे। तो d की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। अब d की वैल्यू क्या निकल सकती, समझो। d की वैल्यू या तो 1 निकलेगी, ठीक है, d की वैल्यू या तो 0 निकलेगी, d की वैल्यू या तो 0 निकलेगी, ठीक है, या d का मान जो होगा वो 0 से, d का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, 0 से, या फिर d का मान छोटा होगा 0 से। तीन मान निकल सकते हैं। तो d जो निकलेगा वो 3 निकल सकते हैं, 3 से अलावा कुछ नहीं निकलेगा। या तो जो d का मान निकलेगा भाई वो 0 के बराबर निकलेगा, d 0 आएगा,
या तो डी का मान 0 से बड़ा निकलेगा या तो छोटा। इसका मतलब ये हुआ जैसे डी बराबर 5 है, तो डी बराबर 5 है तो क्या कह सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है। अगर डी बराबर -2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि डी इज लेस देन, क्या लेस देन 0, डी का मान छोटा है किससे, 0 से। और यहाँ पर डी का मान क्या है, 0 से बड़ा। या डी बराबर 0 आ गया तो 0 है तो वो 0 है, डी बराबर 0। तो 3 कंडीशन, जब आप डी वाला फार्मूला लगाएंगे समीकरण में तो 3 मान निकलेंगे, या तो डी का मान 0 निकलेगा, या तो डी का मान 0 से बड़ा, या तो डी का मान 0 से छोटा। यानी अगर माइनस में निकल रहा है तो वो छोटा है 0 से, और अगर प्लस में निकल रहा है तो वो 0 से बड़ा है। तो 3 कंडीशन होती है, डी का मान 0 है और डी का मान 0 से बड़ा है और डी का मान 0 से छोटा है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। आइए अब सीखते हैं, जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, तब समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई, वास्तविक। तब समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। समान को और क्या कहते हैं, बराबर होंगे। जब d का मान 0 हो आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, और समान को बराबर भी कहते हैं, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। d का मान जब 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, राइट। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, जब d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा में यानी प्लस में आ जाए, ठीक है, तब समीकरण के मूल कैसे होंगे। जब d इज ग्रेटर देन 0 तब समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। असमान, और असमान को और क्या कहते हैं भाई, भिन्न होंगे। भिन्न माने अलग अलग। जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान व असमान या भिन्न होंगे। एक ही चीज है, असमान माने अलग अलग, भिन्न का मतलब भी अलग अलग, भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। जैसे एक मूल 2 आ जाएगा, दूसरा 3, तो मूल तो देखो वास्तविक है लेकिन अलग अलग है। ये है असमान और भिन्न से बोलते हैं। और जैसे एक मूल 2 आ गया, दूसरा भी 2 आ गया, ये वास्तविक तो है लेकिन समान है, बराबर है। 5 एक है, दूसरा 5, तो ये समान है। एक 5 है, दूसरा 6 है, तो ये असमान है, राइट। तो ये असमान होते हैं, ये समान है, ये समान है, ये असमान, इस टाइप से। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो तब समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक। ये सब चीज समझ गए। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसमें 2 कंडीशन है। नंबर 1, d का मान 0 से बड़ा है लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर d इज ग्रेटर देन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी d का जो मान निकला है, ठीक है, 0 से बड़ा, वो अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या, आपको पूर्ण वर्ग संख्या क्या, अरे भाई जो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है, अर्थात जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है, पॉइंट में ना आए, ठीक। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक, तब समीकरण के मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, मूल जो होंगे तो पहले ही सीख चुके हो कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा वास्तविक व असमान तो होंगे, लेकिन जब d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब समीकरण के मूल परिमेय होंगे। भाई कैसे होंगे, परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। पूरी बात समझो, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए परिमेय बढ़ जाएगा। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो पूरी बात जब बोलोगे तो लिखोगे, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान तथा परिमेय होंगे। मूल वास्तविक, वास्तविक व असमान तथा जोड़ के परिमेय होंगे। पूरी बात लिखोगे, वास्तविक, मूल वास्तविक व असमान तथा परिमेय होंगे। चाहे असमान बोलो चाहे भिन्न, एक चीज बोलेंगे, ठीक। मूल वास्तविक व असमान तथा परिमेय होंगे। अब होंगे परिमेय क्या है, तो आप जानते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, जहां q डज नॉट इक्वल 0 वो परिमेय कहलाती है, ठीक।
तो ये पॉइंट बता दिया। नंबर दूसरी कंडीशन होती है जब d इज ग्रेटर देन 0, तो है d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ना हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या समझ लेते हैं। जैसे 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 7 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, समझ रहे हो। 10 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, तो ये किसी का वर्ग है ही नहीं, तो इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं। तो d का मान 0 से बड़ा तो निकलेगा, लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तब क्या होगा, समीकरण के मूल कैसे होंगे। तब समीकरण के मूल, पूरी बात लिख रहे हैं, वास्तविक व असमान तथा किस लिए जुड़ गया, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तथा अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे भाई, अपरिमेय होंगे, राइट। आप लोग समझ गए होंगे, अपरिमेय होंगे। जब d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तब समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व असमान तो होंगे तथा अपरिमेय होंगे। तो हमने दो कंडीशन भी बताया, एक कंडीशन ये वाली है, एक कंडीशन भाई ये वाली, और दूसरी कंडीशन ये वाली है। पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी ये, और दूसरी कंडीशन में दो कंडीशन अंदर हुई हैं। अब हम सीखेंगे तीसरी कंडीशन, जब d इज लेस देन 0, अर्थात d का मान 0 से छोटा हो, अर्थात माइनस में आ जाए, तभी 0 से छोटा होगा। d इज लेस देन 0, जब d इज लेस देन 0 हो, तब समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे भाई, काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। भाई जब d का मान 0 से छोटा आ जाएगा, अर्थात माइनस में आ जाएगा, तब समीकरण के मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित। इसको काल्पनिक भी कहते हैं और अधिकल्पित भी कहते हैं, आपकी इच्छा है, चाहे कहो काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे, ठीक है। तो मूल इसके कैसे निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे या अधिकल्पित निकलेंगे। अब एक काल्पनिक क्या होता है, अधिकल्पित क्या होता है, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो काल्पनिक या अधिकल्पित का मतलब, काल्पनिक संख्या निकलेगी, अधिकल्पित निकलेगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं अंडर रूट के रूप में, से -3, ये एक अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, जो ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के रूप में लिखी हो, ठीक है। अंडर रूट -10, जो ऋणात्मक संख्याएं अंडर रूट के अंदर लिखी होंगी, ठीक है, वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। तो जब d का मान 0 से छोटा होगा, तो समीकरण जो मूल निकलेंगे वो उसी टाइप के निकलेंगे, ठीक है। मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो हमने इस वीडियो में भाई आप लोगों को जो समीकरण की मूलों की प्रकृति थी उसके बारे में पूरी चर्चा कर दी है, हमने साइड में समझा भी दिया है, ठीक। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, विविधकर डी वाला, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगता है b² - 4ac। एक बार फिर समझ लेते हैं, d बराबर b² - 4ac, जहां a b c क्या है, समीकरण की अचर राशियां हैं, ठीक है। नंबर एक कंडीशन है, जब d बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। समान को बराबर भी बोलते, चाहे समान बोलो चाहे बराबर होंगे, ठीक। फर्स्ट कंडीशन, समान व बराबर होंगे। जैसे पहला 5 है, दूसरा भी 5 है, ये समान बराबर है। पहला 10, दूसरा 10, ये समान है, बराबर। पहला 1 है, दूसरा 1 है। अब प्लस में माइनस में भी हो सकते हैं, -1, -1, देखो समान है, ठीक है। -5, -5, ये समान है, ठीक। एक 5 है, दूसरा -5, ये समान है। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। जब d इज ग्रेटर देन 0 हो, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे व असमान या भिन्न होंगे। ये सीधी नंबर एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। d इज ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब समीकरण के मूल परिमेय होंगे। कैसे होंगे, परिमेय, यानी समीकरण के मूल वास्तविक व असमान तथा परिमेय होंगे। लेकिन जब d इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, नहीं है, तब समीकरण के मूल वास्तविक व असमान तथा अपरिमेय होंगे। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन, जब d इज लेस देन 0 हो, तब समीकरण के मूल जो होंगे वो काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। तो भाई हमने मूलों की प्रकृति के बारे में आप लोगों को पूरी चर्चा करके बता दिया, पूरा विस्तार से समझा दिया।
आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो जानकारी हमने दी वो आप लोगों को समझ में आई। अगर भाई ये जानकारी समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।